बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। रात खासी बीत गई थी। मैंने किताब साइड टेबल पर रखी और सोने के लिए बिस्तर में घुस गया। लेटे हुए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे, मुझे लगा किसी ने हल्के से खिड़की पर दस्तक दी हो। मैं चौंक कर उठा और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के पट खुले हुए थे, बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने हैरानी से देखा और दोबारा सोने की कोशिश की। मैं एक कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता हूँ। मेरा काम मुख्तलिफ शहरों में जाकर दुकानों से अपनी प्रोडक्ट के ऑर्डर लेना होते थे। इस दफ़े मैं कोयटा आया हुआ था। पूरे हफ्ते मुझे कोयटा में रहना था। कोयटा के इस होटल में मैं पहले भी कई बार आकर ठहर चुका हूँ, इसलिए होटल के मुलाजमीन से मेरी शनासाई है। वो मेरे क़याम के दौरान मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। मैं जब भी कोयटा आता हूँ इसी होटल में क़याम करना पसंद करता हूँ। किसी के पुकारने पर मैं उठकर बैठ गया। अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे में कोई नहीं था। मेरी नज़र खिड़की की तरफ चली गई। वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेड से उठकर खिड़की के पास आया और बाहर झांका। बाहर भी सन्नाटा था। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। उस फ्लोर पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान परेशान वापस कमरे में आ गया। जिस आवाज़ ने मुझे पुकारा था वो जानी पहचानी सी महसूस होती थी। थोड़ा गौर करने पर मुझे याद आ गया, ये आवाज़ शिराज की थी। शिराज का ख्याल जहन में आते ही मुझे एक झटका सा लगा और दोबारा मैं कमरे से बाहर आ गया। मेरे कदम ग्राउंड फ्लोर पर जाने वाले जीने की तरफ बढ़ रहे थे। मैं नीचे पहुंचा तो मैनेजर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सर, किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो इंटरकॉम कर देते, मैं भिजवा देता। भाई, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही चहलकदमी करने की गर्ज से नीचे आ गया हूँ। कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मैंने मैनेजर से कहा। सर, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, बस मुझे 5-10 मिनट कहीं जाना है। ये कहकर मैं होटल से बाहर निकल आया। होटल से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे कोई नौजवान खड़ा दिखाई दिया। गौर से देखने पर लगा कि वो शिराज ही था। मैं जब दरख्त के करीब पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे शदीद हैरत हुई। मैं वापस कमरे में आकर बिस्तर में घुस गया। शिराज मेरा कजिन भी था और दोस्त भी। हम दोनों की गाड़ी खूब चलती थी। हमारी दोस्ती मिसाली थी। हम यकजान 2 कालिब थे। हम दोनों ने बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ा था। प्राइमरी पास करने पर शिराज ने जिस हाई स्कूल में दाखिला लिया, मैंने भी उसी में दाखिला ले लिया, क्योंकि मेरे वालिदैन किसी और स्कूल में मुझे दाखिल कराना चाहते थे, लेकिन मेरी ज़िद पर वो मजबूर हो गए। हम हर मौजू पर बात करते। उसे सैर व तफरीह का बहुत शौक़ था। वो मेरे साथ कई शहर घूम चुका था। आखिरी बार 1 साल कबल मेरे साथ कोयटा आया था। हमने इसी होटल में क़याम किया था। यहाँ का शिराज बहुत खुश हुआ था। वो कोयटा के मशहूर मकामात की सैर करना चाहता था। पहले दिन वो मेरे साथ फील्ड में आ गया और शाम होने पर बहुत बोरियत महसूस करने लगा। रात का खाना हमने होटल से बाहर ही खाया और चहलकदमी करते वक्त होटल पहुँच गए। हाँ भाई, कैसा गुजरा आज का दिन? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो काफ़ी बोर्ड लग रहा था। खैर, हमारी काफ़ी गपशप हुई। अगली सुबह हमने नाश्ता साथ किया। मैं फील्ड में निकल गया और वो घूमने। दिन भर में अपने काम के सिलसिले में एक दुकान से दूसरी दुकान ऑर्डर बुक करने में मसरूफ़ रहा। शाम होने पर होटल चला आया। देखा कि शिराज बेड पर लेटा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। मैं जब नहाकर बाथरूम से आया था वो तब भी किसी से बातें करने में मसरूफ़ था। मैंने इंटरकॉम पर जाकर चाय का ऑर्डर दे दिया। बेरा चाय लेकर आ गया। मैंने चाय 1 कप अपने लिए, दूसरा शिराज के लिए बनाया। शिराज को मोबाइल में गुम पाकर मैंने कहा, मुझे आए हुए आधे से ज़्यादा घंटा हो गया है, मगर तुम न जाने किससे बात कर रहे हो कि इर्द गिर्द का तुम्हें होश ही नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ यार, उसे देखने के बाद किसी काफिर को होश रहेगा? शिराज ने सर आह भरी। शिराज, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई हसीना पसंद आ गई है? हाँ, ऐसी ही बात है। आज मैंने उसे देखा और देखता रह गया। पलकें थीं कि झपकाना ही भूल गया। अच्छा, कहाँ देखा? कब हुआ ये हादसा? मैंने कहा।
वो सड़क पर एक दरख्त के साए तले खड़ी थी और मैं उससे कुछ फासले पर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं उसी दरख्त के पास चला गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कहीं उसने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मार दिया? मैंने हंसते हुए कहा। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं था। अगर वो थप्पड़ मार भी देती तो मैं अपना दूसरा गाल पेश कर देता, है ना? अरे यार, पूरी बात तो सुन लो, फिर तबसरा करते रहना। शिराज ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। ठीक है, मैं समझ गया। तुम पर उस वक्त रोमांटिक मूड सवार था। अच्छा बताओ, आगे क्या हुआ? वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसने बात करने का भी खुद ही कहा था। मैंने भी उसे कहा कि तुम मुझे पसंद आ गई हो। वो कहने लगी कि अक्सर मर्द मुझे यही कहते हैं, मगर मुझे ऐसे शख्स की तलाश है जो मेरी खूबसूरती से नहीं, मुझसे प्यार करे। ये हुस्न तो आर्जी है, एक दिन ढल जाएगा। वो बोली। मैंने कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करूँगा, जिंदगी भर चाहूँगा। मेरे लहजे में खुशी थी। कहने लगी, क्या तुम मेरे लिए अपने प्यारों को छोड़ सकते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं सबको छोड़ सकता हूँ। बोली, क्या तुम वाकई सबको छोड़ दोगे? मैंने कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही चंद दिन तफरीह के गुजर जाएंगे, इसलिए कह दिया। शिराज, ये अपना शहर नहीं है, तुम किसी चक्कर में नहीं फंस जाना। मैंने उसे समझाया। अरे मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ ही इसीलिए बढ़ाया कि कोयटा में जो चंद दिन गुजारना है वो अच्छे से गुजर जाएं। अभी मोबाइल पर उसी से बातें कर रहा था। बातें करने का फन तो उसे खूब आता है। अपनी बातों के शहर में ऐसा गुम कर दिया कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। इसीलिए समझा रहा हूँ, संभल कर रहना। मैंने अपनी दोस्त को समझाया। कहने लगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम देख लेना कि मैं उसे कैसे अपने जाल में फंसाता हूँ। बहरहाल मैंने उससे कोई बात नहीं की। रात का खाना खाकर हम इकट्ठे सो गए। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली। प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क हो रहा था। मैंने साइड टेबल पर रखे जग से पानी पिया और अपनी आंखें बंद करने से पहले शिराज को देखा। वो फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैं भी दोबारा सो गया। सुबह बेदार होने पर मैंने उसे जगाया तो उसने उठने से इनकार कर दिया। जाहिर है रात भर फ़ोन पर बात करने के बाद वो किस काम कर रहा था। खैर, मैं तैयार होकर अपने काम से चला गया। दिन भर अपने काम में मसरूफ़ रहा। शाम में होटल वापस पहुंचा तो वहाँ शिराज मौजूद नहीं था। मैं समझ गया कि वो देर से सोकर उठा होगा और अब वो उस हसीना से रोमांस कर रहा होगा। रात के 8 बजे तक शिराज की वापसी नहीं हुई तो मुझे तशवीश हुई। मैंने अपने मोबाइल से कॉल की। देर तक उसके मोबाइल की घंटी बजती रही। आखिर कई कॉल्स के बाद उसने कहा कि मैं इस वक्त जहाँ हूँ खुद को भी किसी की खबर नहीं होती, मैं तुम्हें बाद में आकर बताऊंगा। शिराज मधुर सी आवाज़ में बातें कर रहा था। मैं उससे मज़ीद बात करना चाहता था कि उसने कॉल ऑफ कर दी। मैं उसे बुरा भला कहकर खाना खाकर बेड पर लेट गया। लेटे लेटे थकन के बाइस नींद आ गई। दरवाजे पर होने वाली दस्तक से मेरी आंख खुली। मेरी नज़र बेख्तियार घड़ी पर गई। रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शिराज खड़ा था। मैंने पूछा, कहाँ थे? कहने लगा, मैं अपने एक दोस्त के पास गया था, फ़िलहाल थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ। मैंने रात का खाना खा लिया था, सुबह बात करेंगे। शिराज ने बददस्तूर आंखें बंद किए हुए कहा। मैं उस वक्त बात करने के मूड में नहीं था। मैं भी सो गया। सुबह मैंने उसे जगाया लेकिन वो उठने को तैयार नहीं था। आखिरी बार उठाने पर उसने गुस्से से मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं, जिन्हें देखकर एक लम्हे को मैं भी डर गया। वो अपनी आंखें बंद करके लेट गया और मैं कमरे से बाहर आ गया। उस दिन भी मैं सारा दिन मसरूफ़ रहा, लेकिन शिराज का ख्याल जहन से नहीं गया। सोच रहा था कि क्या करूं, किस तरह शिराज को उस लड़की से मिलने से बाज रखूं। उसकी सुर्ख आंखें मुझे खौफजदा किए देती थीं। शाम को मैं होटल पहुंचा तो शिराज कमरे में नहीं था। मैंने कुछ देर उसका इंतज़ार किया, फिर उसे कॉल की तो उसने फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। हमारी कंपनी के मैनेजर का फ़ोन था। मैंने कॉल रिसीव की। सामने से सजाद ने बात की। मैंने कहा, सजाद, कल सुबह तुम कराची के लिए रवाना हो जाओ। कराची पहुंचते ही मुझसे राब्ता करो। एक अर्जेंट मीटिंग है जिसमें तमाम सेल्समैन को बुलाया गया है। उसने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। शिराज को यहाँ से ले जाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। मैंने रात का खाना खाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मुतमईन होकर बेड पर लेट गया। न जाने कब मेरी आंख लग गई। रात के जाने किस पहर दरवाजे पर दस्तक हुई।
मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। शिराज लड़खड़ाते कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं। कहने लगा, मुझे जगाना नहीं, मुझे बहुत नींद आई है। मैंने कहा, कंपनी से फ़ोन आया है कि तुम सुबह कराची के लिए रवाना हो जाओ, इसलिए तुम भी अपना सामान पैक कर लो, हम सुबह कराची के लिए निकल जाएंगे। मगर वो किसी बात को सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, तुम कराची जाओ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपनी महबूबा के साथ कुछ दिन इस कमरे में गुजारूंगा। दिल भर जाएगा तो आ जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मगर शिराज अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया कि शिराज तो संभलने वाला नहीं है, मुझे खुद ही वापस चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर शिराज के वालिदैन को सारी सूरत हाल से भी आगाह कर दूंगा, ताकि ये ना हो कि शिराज के साथ कोई हादसा पेश आए और मुझे मुरूद इल्ज़ाम ठहराया जाए। मेरी नज़र अचानक ही शिराज के मोबाइल पर पड़ी, जो साइड टेबल पर रखा था। मैंने एहतियात से मोबाइल उठाया, उस पर नंबर चेक करने लगा कि ये किस किस से बात करता है। एक नंबर मेरा था, दूसरा उसकी वालिदा का, तीसरा किसी और का। जल्दी से मैंने वो नंबर अपनी डायरी में नोट करके उसका मोबाइल रख दिया। सुबह में जल्दी बेदार होकर तैयार होकर चला गया। शिराज को मैंने अपने जाने का बताने के लिए जगाया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा कि मुझे पता है तुम जा रहे हो। थोड़ी देर के बाद मैं कराची जाने की गाड़ी में सवार हो गया। शिराज के रवैये पर मुझे रह रहकर हैरत हो रही थी। हम दोनों ने अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा एक साथ बिताया था, लेकिन जैसे वो अब कर रहा था, इस तरह का रवैया उसने कभी रवा नहीं रखा था। सच कहते हैं कि औरत के चक्कर में अच्छे अच्छे दोस्त बदल जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा था। कराची पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने चचा को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्हें समझाया कि अब शिराज को पैसे ना भेजिए, जितनी जल्दी हो सके उसे फ़ौरन कराची बुला लें। पहले तो चचा ने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया कि जैसे उनके नज़दीक ये कोई बात ही ना हो, मगर मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। कंपनी की मीटिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दिया गया था। हम सबको अपना टारगेट पूरा करना था, लेकिन शिराज अभी तक लापरवाही बरत रहा था। वो कराची से नहीं लौटा, ना ही उसने मुझे फ़ोन करके इत्तला दी। उसके रवैये पर मुझे रंज था, लेकिन फिर सोचा कि वो अपना अच्छा बुरा समझता है। चचा जान भी उसे समझाने की बजाय जितनी रकम वो मांगता खामोशी से भेज देते। 1 माह गुजर गया, पर शिराज कोटा में गायब हो गया। घर वालों से भी उसका राब्ता कट गया। चचा ने होटल के मैनेजर से फ़ोन करके सूरत हाल जानना चाही तो उसने कहा वो खुद से बातें करता रहता था या उसके कान से मोबाइल फ़ोन लगा रहता था। चंद दिन हुए, मैनेजर के पास आया, होटल का किराया अदा करके चला गया और पलट कर नहीं आया। चचा जान घबराए हुए मेरे पास आए, मुझे सूरत हाल बताई तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने फ़ौरन वो नंबर निकाला जो मैंने शिराज के मोबाइल से लिया था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये ही वो नंबर था जिसकी मदद से हम शिराज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते थे। चचा ने मुझे कोयटा चलने का कहा। हमने वहां जाकर पुलिस स्टेशन में शिराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसकी तलाश शुरू कर दी। फिर हम मोबाइल कंपनी के दफ्तर भी गए, उस नंबर के मुतालिक मालूमात हासिल की। वो सिम किसी शबाना नामी लड़की की थी। घर का पता लेकर जब हम वहां गए तो उसके घर वालों की ज़ुबानी एक अजीब ही कहानी सुनने को मिली। इनके मुताबिक शबाना 4 साल कबल घर से लापता हो गई थी। उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली थी। ये सुनकर हमें हैरत का शदीद झटका लगा। हम शिराज को ढूंढते रहे मगर मुसलसल नाकाम रहे। अब 1 साल बाद मुझे शिराज की आवाज़ आई थी, जिस पर मैं बेचैन हो गया। मेरी समझ में न आया कि मैं क्या करूं। शिराज ज़रूर कोयटा में ही था। हो सकता है जिस लड़की से वो मोहब्बत कर रहा था उसने अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए उसके किसी से भी मिलने पर पाबंदी लगा दी हो, इसीलिए वो किसी से मुलाकात न कर रहा हो। आज उसने मुझे कोयटा में देखा होगा तो खुद पर काबू न रख पाया होगा, मुझसे मिलने चला आया। फिर इस खौफ से कि कहीं उसकी महबूबा को पता न चल जाए, मुलाकात किए बिना चल गया। वो मुझसे ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। दूसरी रात में बेड पर लेटा किताब पढ़ रहा था कि मुझे फिर से शिराज की आवाज़ आई। उसने मुझे पुकारा। मैं लपक कर कमरे से बाहर निकला। राहदारी में कोई नहीं था। मैं सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे गया, मगर वो होटल के बाहर भी नहीं था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। ये पहला मौका था
कि इतनी रात के मैं होटल से बाहर निकला था। मैं चंद मिनट उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो ना मिला तो वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। आधा घंटा पैदल चलते रहने पर मेरी नज़र दूर खड़े एक ख्याले पर पड़ी। मुझे लगा जैसे वो शिराज है। मैं उसके करीब जाना चाहता था कि सन्नाटे में शिराज की आवाज़ गूंजी, अब मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अब मैं एक रूह हूँ जो ना तुमसे हाथ मिला सकती है, न तुम्हें गले लग सकती है। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरी बेचैन रूह है जो इस दुनिया में भटक रही है। मुझ बदनसीब ने तुम्हारी बातों पर अमल नहीं किया, ये उसी का नतीजा है। मैंने जिससे प्यार किया वो इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी। मेरे साथ रेस्टोरेंट और दीगर मकामात पर जाती थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी। मैं घंटों से बातें करता रहता और आसपास मौजूद लोग मुझे देखकर हंसते रहते। वो मुझे बेवकूफ़ और पागल समझते। मुझे भी इर्द गिर्द का होश नहीं था। उसने मेरे बहुत पैसे खर्च करवाए। जब मैंने उसे बताया कि घर वालों ने मज़ीद पैसे भेजने से इनकार कर दिया है तो वो असल रूप में आ गई। उसका भयानक चेहरा देखकर मैं घबरा गया। उसने कहा, मर्द जात होती ही धोखेबाज है। एक औरत को खिलौना समझकर तुम खेलना चाहते थे। मैं एक फरेबी मर्द के बहकावे में आकर घर से भागने जैसा जुर्म कर बैठी थी। फैज़ अहमद से मेरी मुलाकात एक पार्क में हुई। वो मुझे और मैं उसे पसंद आ गई। हमारी मोहब्बत का किस्सा काफ़ी साल चलता रहा। उसने कहा था, शबाना, मैं तुम्हारी खातिर अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी लच्छेबाज बातों में आ गई। उस हरजाई ने मुझे घर से भागकर शादी करने का मशवरा दिया। मैं अपने मुख्तसर सामान के साथ घर से फरार होकर उसके साथ होटल में रहने लगी, पर उसने मुझसे शादी नहीं की, मेरी इज्जत से खेलता रहा। और एक रात जब मैंने शादी पर जोर दिया तो मेरा गला दबाकर मुझे हलाक कर दिया। तब से मैं चुड़ैल के रूप में नौजवानों से अपना इंतकाम ले रही हूँ। उस वक्त तक ये इंतकाम लेती रहूँगी जब तक मेरी रूह को करार न आ जाए। ये कहते हुए उसने मेरा गला दबोच लिया। मैं बहुत तड़पा, खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो मुझे तभी छोड़ा जब मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई और इस दुनिया से मेरा रब टूट गया। शिराज ने रोते हुए कहा, यहाँ से कुछ फासले पर एक खाई है, उस खाई में मेरा ढांचा पड़ा है, तुम ढांचे की तदफीन कर दो, शायद मेरी रूह को करार आ जाए। शिराज ने कहा। मैं शिराज से मज़ीद बातें करना चाहता था, लेकिन वो गायब हो गया। मैं वहाँ से चला आया। होटल पहुंचकर चचा को सारी तफसील बताई। इस खबर ने उन्हें भी बहुत दुख दिया। वो कोयटा पहुंचकर मेरे साथ शिराज की बताई हुई जगह पर पहुंचे। खाई में एक झाड़ी में हमें ढांचा पड़ा मिल गया। वो शिराज का था। उस ढांचे को कराची लाकर हमने मुकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। तदफीन और तमाम रसूमात अदा करने के बाद 1 हफ्ते बाद शिराज मुझे ख्वाब में दिखाई दिया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन उसके पुरसकून चेहरे को देखकर लग रहा था कि इसकी रूह को करार आ गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।